हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर लेके आए हैं, लास्ट क्लास में हम 2 पार्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लेके आए दोस्तों थर्ड पार्ट, तो वो बने रहिएगा हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड पार्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट। बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज। दोस्तों, हमारे कहाँ तक टॉपिक हुए थे? लास्ट वीडियो में हमने लॉज के बारे में डिस्कस किया था। जो 5 लॉज थे हमने किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ गेल-लुसैक लॉ एंड द एवोगैड्रो लॉ। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या होती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्या इसके पोस्टुलेट्स होते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ और बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना कीजिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेट है। तो दोस्तों जब करते हैं स्टार्ट आज का हम टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पोस्टुलेट्स के। ओके, इसको किसने बनाया था दोस्तों? बात करेंगे तो डाल्टन ने दिया था इसको, जॉन डाल्टन ने। और कब? 1808 में। इस थ्योरी को 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। और इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे दोस्तों। क्या थे? कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ पॉइंट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ये बताया था कि जो मैटर होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्या? मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या होता है दोस्तों? ना ये क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है, बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दोस्तों एक एक लाइन इसलिए लिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों का अच्छा हो जाए। बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये दोस्तों क्या है? पहला वाला पोस्टुलेट्स है। ये बताया गया कि मैटर जो होता है वो ना डिस्ट्रॉयड होता है ना क्रिएट होता है, पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। पहले में कई सारा बता चुके हैं। CaCO3 क्या है? ये भी एक मैटर है। जब ये चेंज होगा तो Ca और CO2 में चेंज हो जाता है, बट इसका जो मास रहेगा वो सेम रहेगा। और इसी लॉ के अकॉर्डिंग, इसी पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पता चला था। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो मास होगा वो इक्वल होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो मैटर ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दोस्तों बात आते हैं सेकेंड वाले पॉइंट की। सेकेंड वाला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है? इनडिविजिबल एटम से बना होता है। इनडिविजिबल एटम्स किससे बना होता है? इनडिविजिबल एटम्स से मिलके बना होता है दोस्तों। कौन? मैटर। कोई भी मैटर जो होगा वो इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे एटम्स से मिलके बना हुआ है। कौन बना हुआ है? कौन दोस्तों? मैटर टूट जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और जो सबसे छोटा टुकड़ा रहेगा वो क्या होगा? एटम्स होगा। और एटम्स को फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। सी पॉइंट ये बताया था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट, उसमें जितने भी एटम्स होंगे, हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों। प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, कभी आपको कंफ्यूजन। प्रॉपर्टीज तो ये होता है कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, हमने पता है कि कोई भी एलिमेंट है, इसमें काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो इन सभी एटम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। अगर ये एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं तो आयरन है ये, आयरन कोई एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होंगी। और दूसरा क्या होगा? कॉपर के सारे जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? सेम। बट इन दोनों के एटम्स एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे दोस्तों। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ध्यान रखो क्या कि जो एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे
वो सब सेम होंगे, चाहे वो आयरन हो या कॉपर हो। बट जब इन दोनों के एटम्स को कंपेयर करेंगे तो वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे दोस्तों। क्या होते हैं, डिफरेंट। तो इसी के बेसिस पर हम लिखते हैं अगला पोस्टुलेट्स। तो अगला पोस्टुलेट्स ये कहता है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो क्या होती है दोस्तों, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। किसने बताया, ये भी डाल्टन ने बताया था। क्लियर हो रहा है ना। एक एक चीज समझना है, एक एटम्स के, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट में जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब आता है मीन्स एन एटम कंबाइंड्स सिमिलर और डिफरेंट एटम्स combined in a fixed ratio to form what दोस्तों, कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, कंपाउंड बना लेता है। अगर माना दो एटम्स हैं, दो एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, कंपाउंड। अभी हमने कहा कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और ये इसमें एटम्स डिफरेंट है, इसमें एटम्स डिफरेंट है। जब दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे दोस्तों, तो क्या बना लेंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है दोस्तों, एक क्या है, कंपाउंड है। तो यही कहा गया, सिमिलर हो या फिर डिफरेंट हो, जब आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, तो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं दोस्तों। क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो दोस्तों एक एक करके एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। बात आती है सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया। ये बताया इसने कि मैटर को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, पर मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सेकंड, मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मैटर किससे बना होता है, इनडिविजिबल एटम से मिलकर बना होता है। दूसरा ये है कि सेम एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, वो डिफरेंट एलिमेंट में एटम्स डिफरेंट होते हैं। ओके, लास्ट ये आता है कि सिमिलर एटम्स मिले या डिफरेंट एटम जब आपस में मिलते हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं, दो एटम्स है, जब आपस में क्या करें, कंबाइंड होंगे तो फिक्स रेशियो में, तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाते हैं दोस्तों। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बिना देर के अब आगे स्टार्ट करते हैं अगला वाला। इसके कुछ क्या आते हैं दोस्तों, कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे दोस्तों, लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स थी किस थ्योरी की, डाल्टन थ्योरी की। ड्रॉबैक्स लिख देते हैं दोस्तों, ड्रॉबैक्स। कुछ कमी थी, तो पहली कमी इसकी ये थी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर एटम्स कैसे कंबाइंड होते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन होता है, ये उसको नहीं बता पाया था। ये उसको क्या नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि दो एटम जब मिलते हैं आपस में और कंपाउंड बना लेते हैं, ओके, Ca+O2 क्या मिलके CaO बना लिया, कैसे बना लिया, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे मिलते हैं, तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी बात अगर बात करें, सेकंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द, किसको एक्सप्लेन नहीं करता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द गैसियस, इट डज नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, GASEOUS होता है दोस्तों, वॉल्यूम। सेकंड आता है ये कि ये किसको, गैसियस वॉल्यूम को, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसको बाद में किसने बताया था, बाद में आके किसने, गै-लुसैक ने बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि गैसियस का वॉल्यूम कैसे मिलता है, कैसे करके क्या होता है, क्या नहीं होता, जब दो गैसेज मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, तो इन्हें ये किसने एक्सप्लेन किया, फिर एवोगैड्रो ने, गै-लुसैक ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये बताया था कि जब क्या होती है, दो गैसेज एक
क्या मिलती हैं तो वे किस में होती है, सिंपलेस्ट रेशियो में होती हैं दोस्तों, जो कि हम अपने लास्ट पार्ट में क्या कर चुके हैं, इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला ये बताता है दोस्तों कि ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कंपाउंड के अंदर एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरी बात कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था दोस्तों। ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अगर नहीं लिया हो स्क्रीन तो प्लीज़ दोस्तों आप क्या करके वीडियो को पॉज करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब अगले वाले पार्ट की। अगला वाला पार्ट इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास यूनिट, मास यूनिट की बात करते हैं। ओके, फॉर्मूला मास यूनिट। चलो इससे पहले दोस्तों इससे पहले हम एक बात करते हैं, एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे एंड मॉलिक्यूलर मास, एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी हम इसमें देखते हैं क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसे बोलेंगे और एटॉमिक मास किसे बोलेंगे। तो दोस्तों एटॉमिक मास का मतलब ही होता है, हमें पता है कि कोई एटम है और ये न्यूक्लियस है, क्या है, दिस वन इज द न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यह होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का सम क्या कहलाता है दोस्तों, एटॉमिक मास कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। सिंपल सी चीजें हैं। अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये भी सम होता है, सम ऑफ द मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in the molecule, sum of the mass of all the element present in the molecule। कोई भी मोलिक्यूल है, एग्जाम्पल देते हैं CH4, ये दिया हुआ है CH4, ये कोई मोलिक्यूल है और किसका मोलिक्यूल है, मीथेन का। तो हमने कहा सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट कितने C और H है। तो पहले देखेंगे कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, कार्बन का मास 12, तो 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 4, तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 16। तो 16 क्या होता है, CH4 मीथेन का मास होता है और क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो उसी तरीके से सेम करेंगे, क्या सिंपल से करते हैं Na2SO4, Na2SO4 के बारे में बात करें। Na2SO4 का क्या होगा, तो सबसे पहले हमें मास जानना जरूरी होता है। सोडियम, सोडियम का होता है 23 इंटू कितने एटम है 2, सल्फर का 32 इंटू कितने एटम है 1, ऑक्सीजन का 16 और कितने एटम है 4। तो टोटल जब हम बात करेंगे तो मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 46, इसका मल्टीपल करेंगे 32, इसका मल्टीपल करेंगे 64, टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 2 1 6 3 9 10 5 14 142 हमारा क्या आ जाएगा, इसका मास हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, यू करके होती है, सॉरी यू, तो इसकी यूनिट कितनी होती है, यू होती है। तो हम ये कहेंगे जब जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, उन सभी एलिमेंट का टोटल मास ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब इसमें एक बात और आती है, फॉर्मूला यूनिट मास भी आता है दोस्तों, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी क्या कहेंगे कि ये भी किसकी तरीके से होता है, मॉलिक्यूलर मास में। फॉर्मूला यूनिट मास है कि किसी भी फॉर्मूले का, अगर हम कहें कोई भी फॉर्मूला, माना सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास होता है कि सोडियम होता है पहले 23 इंटू हाउ मेनी एटम्स 1, क्लोरीन का होता है 35.5 और इसका भी है 1 फॉर्मूला। और इसमें दोनों सेम है,
उसमें फॉर्मूला कह के बस थोड़ा कंफ्यूज किया जा रहा है कि जो फॉर्मूला होता है उसका मास कितना होगा, वही फॉर्मूला यूनिट मास है। मोलिकुलर मास जो मोलिक्यूल का मास कितना है, अगर 2 आ जाए तो इसकी मल्टीपल 2 से हो जाएगी, ये मोलिक्यूल्स हो जाता है। फॉर्मूला आएगा 23 प्लस 35.5, ओवरऑल दोस्तों क्या कहेंगे 58.5, इसका क्या आ जाता है फॉर्मूला यूनिट मास, या फिर हम कह सकते हैं मोलिकुलर मास आ जाता है। और किसका मोलिकुलर मास आ जाएगा दोस्तों, किसका मोलिकुलर मास आ जाएगा, ये आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का। तो एटॉमिक मास हो गया सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जितने होते हैं उनका ऐड एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास जितने भी एक मोलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट का सम। फॉर्मूला यूनिट मास किसी भी फॉर्मूले का मास। मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास दोनों एक ही चीज होते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अब हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब आता है हमारा सिंपल, इसमें क्या मोलर मास की बात आती है, तो मोलर मास भी दोस्तों ऐसे ही होता है। ओके, जब किसी भी मास किसी भी एलिमेंट का मास क्या कहते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। जब किसी भी सब्सटेंस का मीन्स द मास, मोलर मास की अगर बात आती है, सॉरी इसको रफ कर देते हैं, सॉरी ये तो है ही नहीं, तो हो गया हमारा। तो दोस्तों एक एक चीज पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर आज हमारा एंड हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे मोलर मास की बात आती है, मोलर मास, मोलर मास भी सिंपल होता है दोस्तों, द मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एलिमेंट, और वी कैन सी ए कंपाउंड इन 1 मोल, इन द मास ऑफ कंपाउंड ऑफ 1 मोल इन अ ग्राम, इन ग्राम। ग्राम के अंदर 1 मोल का जो मास होता है वो क्या कहलाता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये ऐसे ना लिख के दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से इसको दूसरी तरीके लिख सकते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस इन व्हाट, इन ग्राम। ओके, जब किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास किसमें होता है, ग्राम में, तो वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, मोलर मास कहलाता है। ओके, इसकी यूनिट भी सेम होती है, यू होती है। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यू लिख देते हैं। तो जितना भी आता है 1/3, अगर माना CO2 आ गया, CO2 का कितना मास आएगा, मोलर मास, तो निकालेंगे तो 12 × 1, सेम वही है दोस्तों जो पहले तीनों टॉपिक अभी हुए, बिल्कुल सेम वही है। 16 × 2, 12 + 32 दोस्तों, इसका 44 आ जाता है, और यूनिट भी लगा देते हैं, यू, सभी में यूनिट लगाएंगे यू। तो ये क्या होगा, मोलर मास होगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों बात करेंगे अब अगले वाले पॉइंट की, क्योंकि ये चैप्टर हमारा थोरोली चल रहा है। ओके, बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट इसमें क्या आता है दोस्तों, इंपेरिकल फॉर्मूला आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, और वी कैन एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल, किसी भी मोलिक्यूल में कितने कितने उनका रेशियो है, द टोटल रेशियो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला, सो वी कैन से द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कोई भी अब इंपेरिकल फॉर्मूला अगर बात आती है, कार्बन अगर जितना भी दिया होता है, कोई परसेंट है, और ऑक्सीजन भी किसी का परसेंट दिया हुआ है, तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला CO2 बन के आएगा, CO भी आ सकता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट जितनी जितनी रेशियो में होते हैं, कोई कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स 2 हैं, ये कितनी कितनी रेशियो में है, वही फॉर्मूला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट जितनी जितनी रेशियो में होते हैं वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। अब इंपेरिकल फॉर्मूले के कितने मोलिक्यूल्स हैं, मीन्स CO2 है तो कितने मोलिक्यूल है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये जो आएगा वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को बताता है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूले में कितने मोलिक्यूल्स हैं, तो वो किसको बताता है, मोलिकुलर फॉर्मूले को बताता है। दोस्तों इसकी डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका न्यूमेरिकल्स होता है दोस्तों, न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने वीडियो ऑलरेडी एक ही वीडियो हमने बनाई है इसके ऊपर,
एम्पिरिकल फॉर्मूले के ऊपर लास्ट में भी, तो आप दोस्तों उसको जरूर से देख लेना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि आई होप कि मुझे पक्का पता है कि एक वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो मैंने बनाई है, पूरी बड़ी वीडियो है, उसमें आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली दोस्तों हो जाएगा। बात करेंगे आगे, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही आता है, न्यूमेरिकल ही आएगा, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, बात करेंगे एक और दूसरी बात आती है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट, तो दोस्तों इसके बारे में हमने एक वीडियो बना दी है, जो दोस्तों चाहो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। एक्सेस किसी कंपाउंड, दो रिएक्शन है H2 प्लस O2, और ये क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। अगर हम एक्सेस में 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर, जो इन दोनों में पहले कंज्यूम हो जाएगा, इन दोनों में जो पहले कंज्यूम हो जाता है, माना ये 2 ग्राम है, फॉर एन एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये 2 ग्राम दिया हुआ है और ये 5 ग्राम दिया हुआ है। समझो दोस्तों, जो कम दिया हुआ वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जो बाद में दिया हुआ वो बाद में कंज्यूम होता है। तो जब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम अमाउंट में दिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दोस्तों एक वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, उसको भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो 2 हमारा क्या है, इसमें 2 है लिमिटिंग रिएजेंट, LR है दोस्तों, लिमिटिंग रिएजेंट है 2, क्योंकि जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो 2 ग्राम इसके 2 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा, और कितना बच जाएगा, 3 ग्राम बच जाएगा। तो ये एक्सेस में है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। ये तो ज़्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है, जो कम में होगा वही लिमिटिंग, और जो ज़्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उस की क्वांटिटी को भी कम कर देता है, अगर जो कम है तो वो अगर कम करेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेगा। ओके, तो वही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के अमाउंट को ये लिमिट कर देता है, वो कौन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट ही किसी भी कंपाउंड के किसको, क्वांटिटी को कम कर देता है। ओके, तो ये दोस्तों हमारा लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट है, हमने इसके ऊपर वीडियो दोस्तों एक बना दी है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो से। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे अगले वाले पार्ट की, जिसमें आएगा मास परसेंट। ओके दोस्तों, मास परसेंट आएगा, नीचे लिख देते हैं, मास परसेंट आएगा। ओके, इसमें आएगा, फिर मास परसेंट के बाद क्या आएगा इसमें दोस्तों, इसमें मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी आएगा एंड मोलैलिटी आएगा, मोलैलिटी आता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों हम इस पर, इन सारों पे, सभी पर, इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर मोल फ्रैक्शन पे भी डिस्कस कर चुके हैं, मोलरिटी पर भी, मोलैलिटी पर भी, मोलैलिटी, सभी पर हम अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ उसके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर बार बार आप देखिए, एक वीडियो देखेंगे और उससे ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मास परसेंट की बात आती है तो दोस्तों मास परसेंट क्या होता है, जैसे कि तुम लोग एग्जाम में मार्क्स लेते हो, माना हिंदी में क्या है, माना हमने ले लिया, किसमें, केमिस्ट्री की बात आती है, केमिस्ट्री का ग्रैंड टोटल जो मार्क्स था वो कितना था, वो हमारा मान लिया 80 था। ओके, कितना मार्क्स था टोटल वाला, ग्रैंड टोटल का टोटल मार्क्स 80 था, और ऑब्टेन हमने कितने किए हैं, ये एग्जाम्पल ऑब्टेन हमने 25 किए हैं। परसेंट की बात आती है तो परसेंटेज हम निकालेंगे तो जितना हमें मिला है बाय जितना आया, जितने में से आया है, और मल्टीपल क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ओके, तो इससे हमारी क्या निकल के आ जाती है, परसेंटेज निकल के आ जाती है। मास परसेंट की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, इज इक्वल, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज इसकी निकालेंगे दोस्तों, तो मान 5 ग्राम ये हो गया और ये 50 ग्राम ये हो गया, तो कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का मास हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट करके हो जाएगा, देन टोटल सॉल्यूशन मास हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा दोस्तों, ध्यान रखना सॉल्वेंट नहीं आएगा, इंटू 100, तो निकालेंगे 5/50 इंटू 100,
तो इससे किया 2 टाइम्स 5 टू जा कितना आ गया 10% आ गया। किसका परसेंटेज है ये? मास किसका? सोल्यूट का परसेंट है। सॉल्वेंट की अगर बात आएगी तो सॉल्वेंट का मास दिया होगा तो क्या करेंगे? सॉल्वेंट ऊपर लिखे, हम कहेंगे सॉल्वेंट का तो मास नहीं दिया हुआ, तो सॉल्वेंट कितना है इससे भी हम निकाल सकते हैं, इस डाटा से भी हम निकाल सकते हैं किसका? सॉल्वेंट का मास। मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या होगा? 50 में से 5 माइनस कर देंगे, 45 क्या है? सॉल्वेंट का है। क्या है? 45 सॉल्वेंट का है। और हम सॉल्वेंट की अगर परसेंट निकालेंगे तो बात करेंगे परसेंटेज, ये सॉल्वेंट की है दोस्तों, ये सोल्यूट की है। देखते हैं, सबसे पहले में देखना है टोटल कितना है। टोटल हमारा मास कितना है सॉल्यूशन का? 50 है। ओके, सॉल्वेंट का मास निकालेंगे तो 45 हो गया, इनटू कितना हो गया? 100 हो गया। तो इससे करेंगे 2 टाइम्स 40, 90% हमारा क्या आ गया? किसका परसेंट हो गया? सॉल्वेंट का परसेंट 90% हो गया। सोल्यूट का कितना हो गया? 10। और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 100% ही आ जाता है दोस्तों। ओके, तो क्या है कि जितना है हमारा सोल्यूट, अगर सोल्यूट का परसेंट निकलवा रहा है तो सोल्यूट का ऊपर आएगा और सॉल्यूशन का नीचे आएगा, सॉल्वेंट नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, नीचे सॉल्यूशन ही आएगा, चाहे सोल्यूट का निकालो या सॉल्वेंट का निकालो, वो मल्टीपल 100 ही होगा। सोल्यूट का निकालेंगे, सोल्यूट का मास ऊपर आएगा, सॉल्वेंट का निकालेंगे, सॉल्वेंट का मास आएगा ऊपर। तो इससे दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं? मास परसेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोललिटी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो दोस्तों आप वहां से पढ़ लेना। और इसी के साथ आज का चैप्टर दोस्तों हमारा ये सेम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो हमने कहा था ना कि आप एक वीडियो में हम सब 3 वीडियो में 2-3 पार्ट में सारा क्लियर कर देंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों हमने आज पूरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब एक अलग चैप्टर पे के साथ, एक अलग चैप्टर लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा थोरोली फिर से बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।